Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, कुछ टाइम पहले मैंने YouTube में इस चैनल पे एक जो कोर पेपर था बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, कुछ बच्चों का थर्ड सेमेस्टर में, कुछ बच्चों का सेकंड में है, कुछ बच्चों का फोर्थ में है। पेपर का नाम आपका था फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था आज पर एनईपी 2020। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एनईपी 2020 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, ये कोर पेपर था और इसका क्लासेस हमने स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 10 क्लासेस हो चुके थे, लेकिन बाद में ड्यू टू सम रीजन मैंने क्लास जैसे जीएसटी का कंटिन्यू किया था, इसका कंटिन्यू नहीं किया था मैंने। ओके, लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर आप इसका क्लास करिए। स्टूडेंट्स, पॉइंट ये नहीं है कि क्लास करना जरूरी है, लेकिन क्लास करना के लिए भी जो एफर्ट लगता है ना, उसकी रिटर्न भी मिलना चाहिए। और उसका रिटर्न है कि अगर आप क्लासेस पूरा नहीं देखोगे ना, जितने भी बच्चे क्लासेस देखते हो ना, चाहे 50 हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो। जैसे जीएसटी में बहुत सारे बच्चे जीएसटी का क्लास देखते हैं, लेकिन एक तो आप पूरा क्लास नहीं देखते हो, तो टीचर जो पढ़ाता है उसका भी मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता। दूसरा ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसीलिए हर एक फैकल्टी चाहता है कि हम प्रोबेबल क्वेश्चंस बनाए जिसमें हमें व्यूज मिले। हर कोई चाहता है कि हम क्लासेस रिकॉर्ड करें। जैसे मेरा मोटिव ये है कि मैं जो भी पेपर पढ़ाऊँ बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, सो दैट कि आपको आगे जाके उस पेपर में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज मिले। जब आप सीए सीएमए के लेवल में कोई भी कोर्स करने जाओगे या फिर एमबीए करने जाओगे या फिर कोई भी कोर्स करोगे, एमकॉम वगैरह करोगे आप, उस टाइम पे आपको ये क्लासेस हेल्प करें। ठीक है, सो एक स्टडी पैटर्न होना चाहिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब वही मॉनिटरी बेनिफिट की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ओनली बेनिफिट ये कि आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो कुछ बच्चों ने बोला इसलिए मैंने क्लासेस कंटिन्यू किया। लेकिन एक चीज आप सोचिए कि अगर क्लासेस में आप क्लासेस नहीं देखोगे, आप इसे रेफर नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चे क्लासेस नहीं देखेंगे, तो कोई भी टीचर कभी भी क्लासेस शूट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ठीक है, जो भी है, अगर 50 से लेके 100 बच्चे भी रेगुलरली क्लासेस देख रहे तो डेफिनेटली मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इससे मतलब कोई ये नहीं है कि थाउजेंड्स लाखों में व्यूज आना चाहिए। 100-150 अगर बच्चे कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं तो 100-150 बच्चों की अगर भलाई हो रहा है तो डेफिनेटली मैं उनके लिए यहाँ पे हूँ और मैं वीडियोज रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। इस चैनल पे बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। मेंबरशिप मैंने लॉन्च किया है, तो मेंबरशिप में क्या होगा, कैसे आप मेंबर बनोगे तो क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या मेंबर बनना जस्टिफाइड है इस चैनल का, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग क्या करेंगे, दोबारा फाइनेंशियल मार्केट एंड जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उसके क्लासेस, जो 10th नंबर तक क्लास था ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे इसकी क्लासेस क्लास नंबर 11 से। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाले। ये जो नोट्स है ये आपको फ्रीली मिल जाएगा जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन मेरा बस इतना ही आप लोगों से कहना है कि अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है तभी आप क्लासेस देखिए। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, पूरा देखिए क्लासेस को। कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कि सर इस पॉइंट में हमें डाउट है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, बहुत सारे टाइम आप लोगों का मैंने ले लिया है, 2-3 मिनट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि सर आज का क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो हम एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे, और या फिर 2 कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। लेकिन ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेमिस्टर में डेफिनेटली इन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट में आरबीआई क्या रोल प्ले करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ मनी मार्केट क्या होता है, उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये जो नोट्स है ये बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी के नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये नोट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं सर, मनी मार्केट का मतलब क्या है। देखो बहुत ही सिंपल है, मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट एक क्या है,
एक मार्केट है या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फंड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इकोनॉमी को एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फंड प्रोवाइड करता है। ये मार्केट जो है, जैसे आपकी दो मार्केट है, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये मार्केट, जो क्या करता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स इंडियन इकोनॉमी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स generally with the maturity of 1 day to 1 year that are highly liquid, low risk and issued at a discount or carried a fixed term interest. The important instruments are as follows. Okay, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जनरली 1 डे से लेके आपकी 1 ईयर तक इशू किया जाता है। इनकी जो लाइफ पीरियड होता है वो 1 डे टू 1 ईयर का होता है। विद इन 1 ईयर ये सारे के सारे मैच्योरिटी हो जाते हैं, ओके। और ये शॉर्ट टर्म लो रिस्क, ओके, इशू किया जाता है, लो रिस्क एट ए डिस्काउंट रेट कैरिंग ए फिक्स टर्म ऑफ इंटरेस्ट इशू किया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था बिल मार्केट में, दैट इज योर ट्रेजरी बिल, ओके। टी बिल जिसे बोला जाता है, दिस इज वन ऑफ द मेजर और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेजरी बिल जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यूज करता है फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, ओके। जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस है उसको, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए ट्रेजरी बिल एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या है ट्रेजरी बिल। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई। ट्रेजरी बिल क्या होता है, आरबीआई के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स। दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। द डिफरेंस इज द इन्वेस्टर्स रिटर्न, ओके। तो टी बिल बेसिकली क्या होता है, मतलब टी बिल एक ऐसा बिल है जो कि गवर्नमेंट इशू करता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये इशू किया जाता है तो दीज आर वेरी सिक्योर्ड। तो अगर आप टी बिल में इन्वॉल्व मतलब इन्वेस्टमेंट करते हो तो टी बिल जनरली डिस्काउंट में इशू होते हैं। सपोज 1000 रुपए का बिल है तो 5% 10% डिस्काउंट में इशू होगा, 5% की डिस्काउंट में इशू होगा। और जब रिडीम होगा तो फेस वैल्यू या फिर पार में होगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। ये टी बिल का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर कितने दिन के लिए टी बिल इशू किया जाता है, जनरली 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इस हिसाब से टी बिल आपका इशू किया जाता है, ओके। टी बिल्स आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट सिंस दे कैरी सोवरेन गारंटी एंड इशूड थ्रू द ऑक्शन और कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ओके। क्योंकि इसे आरबीआई इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है। सो दीज आर वेरी सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक योर एफडी, जैसे आपकी एफडी वगैरह है, आरडी वगैरह है, उसी तरह से टी बिल आपकी बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर टी बिल में इन्वेस्टमेंट करता है तो इसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और बहुत सिक्योर होते हैं ये लोग, ओके। उसके बाद चलते हैं कॉमर्शियल पेपर, ओके। सो सर पहला इंस्ट्रूमेंट आपका क्या था, ट्रेजरी बिल्स, और जिसे आप टी बिल बोलते हो। तो बेसिकली इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई टू मीट द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल पेपर के ऊपर। सर कॉमर्शियल पेपर बेसिकली होता क्या है, देखो कॉमर्शियल पेपर क्या है, an unsecured short term promissory note issued by highly rated corporates, primary dealers and financial institutions to raise working capital fund directly from the market at a rate cheaper than the bank borrowings। अच्छा, कॉमर्शियल पेपर्स नॉर्मली जो आपकी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर कॉर्पोरेट होते हैं, हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स वगैरह होते हैं, ये लोग इशू करते हैं कॉमर्शियल पेपर्स। और कॉमर्शियल पेपर भी एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तरह ही है, लेकिन ये क्या होता है, कोई भी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से लोन लेने के बदले कॉमर्शियल पेपर इशू करता है, सो दैट क्या होगा कि उन्हें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सस्ता आएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो सस्ता आएगा, ठीक है। तो मैच्योरिटी रेंज इज फ्रॉम 7 डेज टू 1 ईयर। इसमें आप क्या करते हो, लोगों से डायरेक्टली पैसा लेते हो। अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको हायर रेट चार्ज करेगा, लेकिन अगर सेम पैसा आप लोगों से लोगे ना, जैसे लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक लोगों को एफडी के लिए 6% देता है, लेकिन जब लोन लेने की बारी आता है तो बैंक 14% देता है। तो बीच का जो मार्जिन है वो बैंक का पैसा है।
सिमिलरली यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर लोन लेने जाएगा बैंक से तो उसको 13% 14% का इंटरेस्ट आएगा, जबकि वो सेम पैसा क्या कर सकता है, कॉमर्शियल पेपर के थ्रू मार्केट से डायरेक्टली उठा सकता है। ओके, issued in an denomination of 5 lakh or multiple thereof and issued at a discount। ओके, ये भी डिस्काउंट में इशू किया जाता है, जब पार किया जाता है, जब रिडीम किया जाता है तो ये पार पे रिडीम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है, देखो, a negotiable unsecured money market instrument issued by scheduled commercial bank and selected financial institutions in dematerialized form against fund deposited for a fixed period। okay, maturity for the bank 7 days to 1 year, for financial institutions 1 year to 3 year। okay, it is just like a bank's own promissory note to repay the deposit with interest। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर आप बोलोगे तो एफडी की तरह ही होता है, ये भी एक मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स एंड सिलेक्टेड कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते और उन्हें एक सर्टिफिकेट डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में दे देते, उनको एक गारंटी देते कि भाई जब आप ये सिक्योरिटी या फिर जब आप ये इनवॉइस हमें दिखाओगे वी विल पे यू। ओके, तो नॉर्मली बैंक्स के लिए ये 7 days to 1 year होता है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये 1 year to 3 year होता है। ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक योर फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, उसके बाद आपका आता है कॉमर्शियल बिल एंड बिल ऑफ कॉमर्शियल बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो ये क्या होता है, एक सेल्फ लिक्विडेटिंग नेगोशिएबल एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट अराइजिंग आउट ऑफ ए जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन ड्रॉन बाय द सेलर और जो ड्रॉयर होता है ऑन द बायर और ड्रॉई डायरेक्टिंग पेमेंट ऑन द फिक्स्ड डेट। ओके, it can be discounted with a bank before the maturity to get immediate fund which is called bill discounting, usually mature within 90 days। अच्छा, तो सर क्या है ये, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है वही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब कोई सेलर किसी बायर को गुड सेल करता है ना और क्रेडिट पे सेल करता है तो उस टाइम पे अगर बायर पैसा नहीं देता है तो सेलर बोलता है भाई एक काम करो बिल साइन कर लो, एक बिल ड्रॉ कर लो, एक बिल ड्रॉ कर लेते जिसमें एक फिक्स डेट पे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बिल होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, अगर सेलर को कभी इमीडिएट पैसा चाहिए तो बिफोर द मैच्योरिटी वो क्या कर सकता है, किसी बैंक के पास जाके उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है और बाद में बैंक जो जिसके नाम पे वो बिल है उससे पैसा रिकवर करता है। ठीक है, so a self liquidating negotiable short term instrument arising out of genuine trade transaction drawn by the seller or drawer on the buyer or drawee directing payment on a fixed date, it can be discounted within a bank before maturity to get immediate funds which is called bill discounting। usually ये 90 डेज के लिए इशू किया जाता है। यूजुअली ये कितने दिन के लिए इशू किया जाता है, 90 डेज के लिए इशू किया जाता है। ओके, उसके बाद आपका आता है कॉल मनी और नोटिस मनी। इसके बाद आपका क्या आता है, 5th नंबर इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी और नोटिस मनी। सर व्हाट इज कॉल मनी और नोटिस मनी, देखो अगर मैं चाहूँ तो स्टूडेंट्स इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि बीकॉम में इतने डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मनी मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, देन यू ओनली नीड टू राइट दिस आंसर और दिस मच, आपको इतना ही लिखना है, दैट्स इनफ फॉर यू। ओके, सो क्या है, फंड्स बोरोड और लेंड फॉर ए वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, कॉल मनी फॉर 1 day और नोटिस मनी फॉर 2 to 14 days, mainly among the banks and financial institutions to meet their day-to-day CRR and SLR and liquidity mismatch। Interest rate are here is called the call rate, highly sensitive to demand and supply of the fund। अच्छा क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बैंक लोगों को कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बैंक वाले क्या करते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं होता है ना, शॉर्टेज ऑफ फंड होता है, तो वो अपने पास वाले बैंक से, किसी भी बैंक से हो सकता है, सपोज एसबीआई हो सकता है कि एचडीएफसी से ले ले, एचडीएफसी हो सकता है कि आईसीआईसी बैंक से ले ले, किसी भी बैंक से इमीडिएटली मनी मंगा लेते हैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए, जिसको बोला जाता है कॉल मनी और नोटिस मनी। ओके, 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए हो सकता है। जो कॉल मनी होता है वो नॉर्मली 1 day के लिए होता है एंड जो नोटिस मनी होता है वो 2 days to 14 days के लिए होता है। ठीक है, सो मेनली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा करते हैं कि जब उन्हें पैसों की शॉर्टेज होता है तो वो आपस पास वाले बैंक से या फिर किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इसको मंगा लेते हैं। ठीक है, चलो
उसके बाद बात करते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो। अच्छा, रेपो एंड रिवर्स रेपो बेसिकली क्या होता है? देखो, रेपो होता है आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट। ओके, रेपो क्या होता है आपका? रीपर्चेज एग्रीमेंट। ओके, रिवर्स रेपो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, तो चलो देखते हैं। सेल ऑफ द सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट ए फ्यूचर डेट एट ए प्री फिक्स्ड प्राइस इफेक्टिवली ए कोलेटरलाइज शॉर्ट टर्म लोन। ओके, अच्छा, ये क्या करता है ना, आरबीआई इशू करता है नॉर्मली। रेपो मतलब आरबीआई जब कोई बैंक को फाइनेंशियल लिक्विडिटी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है उसको गिरवी रख के बैंक से मतलब आरबीआई से लोन ले सकते हैं वो लोग। ओके, जिसको बोला जाता है रेपो, रीपर्चेज एग्रीमेंट। ओके, वो अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज रखते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को कोलैटरल रख के एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आरबीआई से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। और ये एग्रीमेंट होता है कि भाई ये पैसा, ये जो सिक्योरिटीज है वो एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर आरबीआई बाद में खरीदेगा। ठीक है, आरबीआई बाद में बेचेगा। मान लीजिए कि एसबीआई को पैसों की जरूरत है, तो एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से पैसा लेगा, जिसको बोला जाता है रेपो, ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन कोलेटरल सिक्योरिटीज। ओके, अच्छा, जब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जब लोन लेता है बायर से, आरबीआई जब लोन लेता है एसबीआई से या फिर अदर बैंक से, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो। ठीक है सर, आरबीआई ऐसा क्यों करता है? नहीं, आरबीआई ये बोलता है कि भाई आप जब आपके पास एक्सेस कैश है ना, तो आप क्या करो, डिपॉजिट करो हमारे पास। जब आपके पास एक्सेस कैश है ना, वो क्या करो, आप आरबीआई के पास डिपॉजिट करो, सो दैट क्या करेंगे, आरबीआई के पास एक मतलब इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आरबीआई आपको देगा, जिसको हम रिपो बोलते हैं। जब आपके पास पैसा है, एक्सेस पैसा है, तो आप आरबीआई को वो पैसा दीजिए, जिसको रिवर्स रिपो बोला जाता है। अच्छा, इसका जो रेट है ना, वो आरबीआई डिसाइड करता है, जिसको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ओके, तो आरबीआई यूजेस दिस अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू मैनेज द लिक्विडिटी। जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी की जरूरत होता है ना, तब ये आरबीआई इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, रिवर्स रिपो एंड रेपो को। ठीक है, चलो, उसके बाद आपका होता है बीए। बीए का मतलब क्या होता है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अच्छा सर, ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है? चलो देखो, a time draft drawn on and accepted by a bank where the bank guarantee payment mostly used in international trade transactions to reduce credit risk from the for the seller। अच्छा, बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल है कि कोई बैंक जब एक्सेप्ट करता है, कोई जो बैंक बोलता है कि भाई हम गारंटी लेते हैं किसी सेलर के बिहाफ पे कि अगर ये फेलियर करता है देन उसका पेमेंट हम लोग करेंगे। ये तभी होता है जब इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन वगैरह होता है ना, कोई इंडिया का कोई बंदा है और वो यूएस में कोई सामान बेच रहा है या फिर यूएस से कोई सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर वो पैसा टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस टाइम उसके बिहाफ पे जो सेलर है ना, देखो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई इंटरनेशनल सेलर है, वो इंडिया के किसी बंदे को सेल करना चाहता है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो इंडिया की बंदा टाइमली पेमेंट करेगा नहीं करेगा, क्रेडिट की बेसिस पे अगर करना चाहता है तो इंडिया के बंदा टाइम पे पेमेंट करेगा नहीं करेगा, तो कैसे होगा, कौन गारंटी लेगा इसका? इसीलिए बैंकर्स क्या करते हैं ना, कुछ कुछ बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे वो जो क्रेडिट है ना उसकी एक्सेप्टेंस ले लेते, उसकी मतलब गारंटी ले लेते कि अगर वो कस्टमर पे नहीं करेगा देन बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। इसी को बोला जाता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ओके, ए टाइम ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाय बैंक वेयर बैंक गारंटीज पेमेंट मोस्टली यूज्ड इन बैंक गारंटीज पेमेंट mostly used in international trade transactions to reduce the credit risk for the seller। okay, कैश मैनेजमेंट बिल। अच्छा सर, ये कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? देखो, इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट इन 2010 to meet the temporary cash flow mismatch of the government have the generic character of T-bill but with maturity less than 91 days can be issued for any maturity period below 91 days। देखो, 91 डेज से अगर ज्यादा की क्रेडिट आपको चाहिए या फिर 91 डेज की अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो बैंक के पास टी बिल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बैंक का ना टेम्पररीली कैश मिसमैनेजमेंट हो जाता है। सॉरी, बैंक का बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का कभी कभी क्या होता है, टेम्पररीली कैश मिसमैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें इमीडिएट पैसों की जरूरत पड़ता है उस कैश मिसमैनेजमेंट को क्लियर करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उस टाइम पे कैश मैनेजमेंट बिल, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म बिल होते हैं,
90 डेज से कम पीरियड के लिए अगर बैंक को गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो ये कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करते हैं। ठीक है, चलो यहां पे इंस्ट्रूमेंट और कौन इशू करता है और उसकी टाइप टिपिकल मैच्योरिटी ये दिया गया है। जैसे कि कमर्शियल ट्रेजरी बिल होता है, इसे गवर्नमेंट इशू करता है भाया आरबीआई। इनकी जो मैच्योरिटी होता है वो 91 डेज होते हैं, 182 डेज, 364 डेज होते हैं। ओके, उसके बाद आपका कमर्शियल पेपर की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट्स, एफआई, प्राइमरी डीलर्स ये 7 to 1 ईयर के लिए इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स अगर मैं बात करूं तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड एफआईज ये 7 to 1 ईयर के लिए, 7 days to 1 ईयर के लिए इशू करते हैं। उसके बाद कमर्शियल बिल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग फार्म्स, बायर एंड सेलर ये लोग कमर्शियल बिल्स इशू करते हैं अप टू 90 डेज। कॉल और नोटिस मनी की अगर मैं बात करूं तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे 1 to 14 डेज के लिए इशू करते हैं। रिवर्स रेपो एंड रिवर्स रेपो ये आरबीआई, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओवरनाइट शॉर्ट टर्म फंड के लिए इशू करते हैं, जब भी जरूरत पड़ता है उस टाइम पे करते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल इसे गवर्नमेंट इशू करता है फॉर लेस देन 91 डेज। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन मनी मार्केट। ओके, सो आरबीआई का रोल सर क्या होने वाला है इंडियन मनी मार्केट में। चलो, अब आप लोगों को कुछ बच्चों को लगेगा कि सर क्लासेस तो बहुत लेंदी हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली लेंदी हो रहा है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम ऐसे ही क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलो, रोल ऑफ द आरबीआई इन इंडियन मनी मार्केट। सो आरबीआई कैसे, आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है और अपेक्स बैंक है। ठीक है, सो इंडियन मनी मार्केट को ओवरऑली आरबीआई ही कंट्रोल करता है। जब देश में लिक्विडिटी की जरूरत है, जब देश की इकोनॉमी की लिक्विडिटी की जरूरत हो तो लिक्विडिटी को मैनेज करना, ओवरऑल सिक्योरिटी को मैनेज करना, कंट्रोल करना, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सारे के सारे आरबीआई के मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसीलिए आरबीआई का रोल बहुत मैटर करता है इन इंडियन मनी मार्केट। ओके, देखो, आरबीआई इज द अपेक्स रेगुलेटर एंड कंट्रोलर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। It does not merely regulate, it does not merely regulate, it actively participate, develop and guide the market to keep it efficient, stable and align with the monetary policy objectives. Okay, what are the role of RBI in Indian money market? पहला है regulator of the money market. RBI act as an regulator of Indian money market. देखो क्या बोल रहा है, आरबीआई रेगुलेट्स द एंट्री, फंक्शनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय बैंक्स, एनबीएफसी एंड अदर पार्टिसिपेंट्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ensuring orderly conduct and preventing excessive speculations। जब ज्यादा मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, ज्यादा ऑर्डर एंट्री होता है, तो इन सबको कंडक्ट करना, एंट्री, फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट क्या है, आरबीआई क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि रेट ऑफ, आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट, थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स आरबीआई कंट्रोल द वॉल्यूम एंड द कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, लाइक रेट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई, जिसमें बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, और जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है या फिर बैंक जब आरबीआई के पास अपना एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस टाइम पे जो रेट मिलता है उसको उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक वाले क्राइसिस के टाइम पे या फिर जब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड होता है, आरबीआई से जो पैसा लेते हैं उसको उसके टाइम पे जो रेट लगता है ना उसको बोला जाता है रेपो रेट। ओके, उसके बाद कैश रिजर्व रिजर्व, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट केप्ट विद आरबीआई। आरबीआई एक पॉलिसी करता है कि भाई सारे के सारे जो बैंक्स है ना, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आते हैं, उनको एक सर्टेन परसेंटेज उनका टोटल डिपॉजिट का क्या करना है, आरबीआई के पास मेंटेन करना है, जो होता है सीआरआर। ओके, सिमिलरली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और जिसको एसएलआर बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। आरबीआई ये भी मैंडेट करता है कि सारे के सारे जो बैंक्स है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सर्टेन परसेंटेज
एक स्पेसिफिक लिक्विडिटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बैंक रेट फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू ऑफ द बैंक्स, एफडी का रेट है, बैंक का जो इंटरेस्ट का रेट है, ये सब आरबीआई कंट्रोल करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल लिक्विडिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करना, उसे सेल करना टाइम टू टाइम, ये भी आरबीआई कंट्रोल करता है फॉर कंट्रोल ऑफ द टोटल मनी मार्केट। उसके बाद आता है बैंकर टू गवर्नमेंट, आरबीआई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। तो आरबीआई मैनेजेस द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोग्राम्स बाय इशूइंग ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड हेल्प्स द गवर्नमेंट मीट temporary mismatch between receipts and expenditure through OAs and means advances. Okay, WMA, OAs and means advances। तो आरबीआई टी बिल इशू करता है गवर्नमेंट के लिए, आरबीआई कॉमर्स कैश मैनेजमेंट बिल इशू करता है। तो कभी अगर कैश के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में मतलब मिस मैनेजमेंट होता है तो ओएज एंड मीन्स एडवांसेस ये भी वो क्या करता है, इशू करता है। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, देखो आरबीआई बैंक, जितने भी बैंक्स है ना, आरबीआई हमारे देश का अपेक्स बैंक है और अपेक्स बैंकिंग बॉडी है, मतलब सेंट्रल बैंक है। तो जब भी कोई कमर्शियल बैंक या फिर कोई आरबीआई प्रोवाइड्स liquid support to commercial banks during the shortage through the liquidity adjustment facility, repo and reverse operations, repo operations, and act as a lender of the last resort in the crisis to maintain confidence in banking system। जब भी कोई बैंक की बुरा टाइम आता है, जब भी कोई बैंक को पैसों की जरूरत पड़ता है, तो आरबीआई उस टाइम पे मदद करता है। ठीक है। डेवलपर्स ऑफ द मनी मार्केट, ओके, आरबीआई हैज कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपकी CD कैश डिपॉजिट्स हो गया, आपका क्या है क्रेडिट, सॉरी आपका क्या था, कैश डिपॉजिट बोल रहा हूं हाँ, आपकी कॉमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये आरबीआई टाइम टू टाइम आपका क्या करता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, NDS एंड OM, ये सारे टू वाइडन एंड डिपेंड द मार्केट, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रेट इट विथ ग्लोबल मार्केट। आरबीआई ग्लोबल मार्केट के साथ आपकी जो इंडियन मनी मार्केट है उसको मर्ज करके चलता है, और जो भी मार्केट में न्यू रूल्स रेगुलेशंस आता है, जो न्यू टेक्निक्स या फिर न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया जाता है, वो आरबीआई के बिहाफ पे, आरबीआई के गाइडेंस के अंडर इशू किया जाता है। सो आरबीआई बेसिकली एक्ट एज ए डेवलपर ऑफ द मनी मार्केट। ओके, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, आरबीआई एक और रोल प्ले करता है, आरबीआई मैनेज द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इंटेंसिव इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हिच इनडायरेक्टली अफेक्ट द मनी मार्केट लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया का, उसको मेंटेन करना, उसकी प्रॉपर गाइड करना, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, ये सब आरबीआई के रोल के अंडर आता है। ओके, सुपरवाइजरी रोल, आरबीआई सुपरवाइजेस एंड इंस्पेक्ट मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक बैंक, प्राइमरी डीलर्स, एनबीएफसी टू इंश्योर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, केवाईसी, एएमएल कंप्लायंसेस एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो आरबीआई टाइम टू टाइम जो भी सुपरवाइज वगैरह करना पड़ता है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कुछ बैंक का आरबीआई लाइसेंस कैंसिल करवा देता है ओनली बिकॉज कि दे आर नॉट फॉलोइंग द बैंकिंग नॉर्म्स, आरबीआई गाइडलाइंस। तो जो भी कोई भी प्लेयर अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ी करता है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करने में, सुपरवाइज करता है उन लोगों को कंट्रोल करने में। ठीक है, सो दीज आर द रोल ऑफ आरबीआई। ओके स्टूडेंट्स, आज से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है, तो अच्छा है कि अगर ये क्लासेस चलता रहे। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो डू सपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।